नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही होगी। लेकिन एक उम्मीद और मैं आपसे और करना चाहता हूं कि आप इस सेशन को लगातार देख रहे होंगे और जो भी बातें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उन सभी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जो जो मुद्दे हैं उनका समाधान करेंगे और एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आज का टॉपिक है रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। तो इस टॉपिक में हम जैसे आज के कवर करेंगे कि रोजगार विषयक मूल अवधारणाओं को समझेंगे जो आर्थिक गतिविधियों, मजदूर और साथ ही साथ श्रम शक्ति और बेरोजगारी से संबंधित हैं। विभिन्न क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में पुरुषों महिलाओं की भागीदारी को स्वचालित रूप से परिचित होंगे। बेरोजगारी के स्वरूप को और विस्तार से जान पाएंगे और देश के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करने योग्य हो पाएंगे। तो इस जैसे एनसीईआरटी में आज जो मैं आपको क्लास देता हूं उसमें मैं एनसीईआरटी की बुक का ना पढ़ा के उससे टॉपिक छांट के और जो परीक्षा उपयोगी टॉपिक हैं जो जानने योग टॉपिक हैं उनको मैं इसमें पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मतलब मैं आपको पूरी एनसीईआरटी को ना पढ़ा के एनसीईआरटी से छांट छांट के जो परीक्षा उपयोगी है उनको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं कि रोजगार समृद्धि में आज क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। तो इसका थोड़ा परिचय देखेंगे कि जैसे लोग तरह तरह के काम करते हैं। कुछ लोग खेतों, कारखानों, बैंकों, दुकानों आदि में अनेक प्रकार के कार्यस्थलों पर काम करते हैं। कुछ व्यक्ति घर पर भी अन्य काम करते हैं। घर पर होने वाले काम अब बुनाई, फीते बनाना या हस्तकलाओं जैसे पारंपरिक कामों तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग के प्रोग्राम बनाने जैसे आधुनिक काम भी शामिल हो चुके हैं। पहले कारखाने में काम करने का अर्थ शहर में स्थित कर्मशाला में काम करना होता था, किंतु अब प्रौद्योगिकी परिवर्तन ने गांव के घर में ही औद्योगिक संभवता औद्योगिक उत्पादन संभव बना दिया है। कोविड 19 महामारी के दौरान जैसा कि आपने देखा होगा कि 2020-21 में लाखों श्रमिकों ने घर से काम के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं को वितरित किया है। तो जैसे आप यहाँ ये देख सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां पंजाब के जालंधर में शहर में एक घर में नहीं तो फुटबॉल की बिक्री करती है। मतलब जो फुटबॉल बहुत सारी कंपनियां जो हैं जो फुटबॉल का व्यापार करती हैं उनका जो निर्माण होता है वो एक तरह से आपको देखेंगे जालंधर शहर में घरों में निर्मित होता है। तो इस तरह ये काम के बारे में आपको जब परिचय दिया गया, क्या कैसे कहते हैं, व्यक्ति कार्य क्यों करते हैं, इस तरह का पूरा परिचय दिया गया। तो आज की क्लास में जैसे हम देखेंगे कि स्मरणीय बिंदु में जैसे कार्य क्या है, कार्य किसे कहते हैं, कार्य से मतलब क्या है। तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि कार्य हमारे व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि हम लोग अ, सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ करते रहते हैं, वह एक तरह से कार्य है। क्योंकि अब कार्य कुछ व्यक्तिगत होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, और जो भी कार्य करते हैं वो व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा अपना ये है श्रमिक। श्रमिक कौन होता है, क्या करता है श्रमिक? जैसे हम देखते हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए किसी उत्पादक क्रियाओं में लगा है, मतलब प्रोडक्शन में कोई व्यक्ति जो लगा है, जो विभिन्न कार्य कर रहा है, उसे हम श्रमिक करते हैं। जो वह कार्य करता है उससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है, कुछ ना कुछ उसका आउटपुट निकलता है, तो वह व्यक्ति जो श्रम करता है वह श्रमिक होता है। और ये उत्पादक क्रियाएं, प्रोडक्शन क्रियाएं क्या होती हैं? वे क्रियाएं जिन्हें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। मतलब ऐसे कार्य जो आप करते हैं जिसके तहत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और उनसे आय का सृजन होता है, तो उन्हें उत्पादक क्रियाएं कहते हैं। और श्रम बल, श्रम बल का तात्पर्य यह है कि श्रमिकों की उस संख्या है जो वास्तव में काम कर रहे हैं और जो कार्य करने के इच्छुक है। मतलब कुल जनसंख्या में जितने लोग कार्य कर रहे हैं और जितने लोग कार्य करने के इच्छुक हैं उनको हम श्रम बल कहते हैं, जो श्रम बल में भागीदार होते हैं। कार्यबल का तात्पर्य क्या होता है? कार्यबल में अभिप्राय वास्तव में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। इसमें इन व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता जो कार्य करने के इच्छुक हैं परंतु बेरोजगार हैं। मतलब कार्यबल में ऐसे व्यक्तियों को चित किया जाता है जो कार्य करने जितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। लेकिन इसमें उन व्यक्तियों को नहीं सम्मिलित किया जाता जो इच्छुक हैं, या मतलब जो बेरोजगार हैं, इच्छुक है, काम करना चाहते हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिला है, उनको कार्यबल में नहीं सम्मिलित किया जाता है। और दूसरा है पार्टिसिपेशन रेट यानी सहभागिता दर। इसका अर्थ है उत्पादन क्रिया में वास्तव में भाग लेने वाली जनसंख्या का प्रतिशत। मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें रियल टाइम यानी वास्तव में कितनी जनसंख्या उसका
उस प्रोडक्शन में भाग ले रही है, उस प्रोडक्शन को करने के लिए सहभागिता दर्शा रही है, उसे हम सहभागिता दर कहते हैं। जैसे यहाँ सहभागिता दर का जो अपना ये एक्सप्रेशन दिया है, तो कुल जनसंख्या में कुल कार्यबल, मतलब कितने लोग कार्य कर रहे हैं पूरी जनसंख्या में, उसके गुणे 100। तो इस तरह हम सहभागिता दर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1000 जनसंख्या है जो कार्य कर रही है, उसमें कार्यबल मान लीजिए आपके पास 300 है, मतलब 1000 में से 700 व्यक्ति कार्य नहीं कर रहे हैं, 300 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। तो उसमें सहभागिता दर जो आप निकालेंगे, तो 300 भागे 1000 गुणते 100, इस तरह आप इसका सहभागिता दर निकाल सकते हैं। और इसमें दिया गया है आपका अगला टॉपिक है श्रमिकों के प्रकार। श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? जैसे स्वनियोजित होते हैं, खुद ही आप लगाओ काम कराओ। और दूसरा होता है भाड़े के मजदूर। भाड़े के मजदूर में क्या होते हैं? अनियमित मजदूरी होती है और नियमित मजदूरी होती है। अनियमित मजदूर ऐसे होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं रहता, आज कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, कल कर रहे हैं परसों नहीं करेंगे। लेकिन जो नियमित मजदूर होते हैं उनका रोज प्रतिदिन तय होता है, उनका रोज कार्य का ब्यौरा होता है, वो रोज कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति को नियमित मजदूर कहते हैं। श्रम आपूर्ति क्या होती है? श्रम आपूर्ति से अभिप्राय क्या होता है कि जैसे आप विभिन्न मजदूरों को विभिन्न मजदूरी दरों के अनुरूप श्रम की आपूर्ति से है। इसमें मनुष्य दिने के रूप में माना जाता है। एक मनुष्य दिन में अभिप्राय 8 घंटे का काम का है। मतलब श्रम आपूर्ति का मतलब क्या होता है कि एक दिन में मनुष्य कितने घंटे काम कर रहा है, उसकी श्रम उसमें श्रम में कितनी सहभागिता दर्शा रहा है, श्रम की कितनी आपूर्ति कर रहा है, इस तरह उसमें समापूर्ति को माना। इसमें मनुष्य को दिने के रूप में माना जाता है, कितने दिन वो काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, इसके हिसाब से होता है। और देश की जनसंख्या में 5 में से 2 व्यक्ति विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं। मुख्यतः ग्रामीण पुरुष देश के श्रम बल का सबसे बड़ा वर्ग है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो देश के श्रम बल में सबसे बड़ा साथ देते हैं, क्योंकि उन्हें कृषि में भी रहते हैं, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कारखानों में भी काम करते हैं, और उनका स्वयं का भी कुछ वर्क होता है छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि ग्रामीण पुरुष देश के श्रम बल का सबसे बड़ा वर्ग है। और भारत में अधिकांश श्रमिक स्वनियोजित हैं, मतलब खुद लगे हैं, स्वनियोजित। अनियत दिहाड़ी मजदूर, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी मिलाकर भी भारत की श्रम शक्ति के अनुपात के आधे से भी कम रह जाते हैं। मतलब जितने भी आपके श्रम शक्ति या श्रमिक रहते हैं वो स्वनियोजित हैं। अगर आप उनमें अनियमित दिहाड़ी को जोड़ दें, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी को, इन दोनों को भी आप जोड़ दें, उसके बाद भी ये श्रम शक्ति के अनुपात के आधे से भी कम रह जाते हैं। मतलब ये श्रम शक्ति के बराबर भी नहीं पहुंच पाते हैं। भारत में कुल श्रम बल का लगभग 5 में से 3 श्रमिक कृषि में संबंधित होता है, और साथ ही साथ वह कृषि संबंधित में ही अपनी आजीविका का प्राप्त करने का प्रयास करता है। मतलब ये एक तरह से ऐसा हो गया कि ज्यादातर जैसे अगर 50 लोग काम करने वाले हैं, तो 50 में से आपके 5 में से 3 श्रमिक, मतलब उसका एक तिहाई, मतलब एक तिहाई उसके जितनी भी जनसंख्या हो गई वो कृषि में लगी हुई है। मतलब जबरदस्ती उसमें कोई उनका आजीविका मिल रही है, और वो कृषि से ही अपनी आजीविका को पूरी करने का प्रयास करता है। तो इस तरह ये हो गया। और जैसे इसमें दिया गया नौकरी रहित समृद्धि, ये तरह से इसका तात्पर्य क्या होता है कि उस इसका तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में तो वृद्धि होती है, परंतु रोजगार उसी अनुपात में है। मतलब नौकरी रहित समृद्धि का तात्पर्य ऐसा है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जितना प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जो आपका और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उससे जीडीपी में तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन रोजगार में उस हिसाब से बढ़ोतरी नहीं होती, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जीडीपी बढ़ रही लेकिन जीडीपी बढ़ रही लेकिन लोगों को रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा है। तो यह नौकरी रहित समृद्धि है। और इसका ये लास्ट अपना आपका क्या होगा? श्रम बल का अनियमितीकरण। श्रम बल का अनियमितीकरण से क्या होता है? जैसे जिस समय में कुल श्रम बल में भाड़े पर लिए गए आकस्मिक श्रमिकों के प्रतिशत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब श्रम बल कम है, लेकिन उस टाइम पर भाड़े पर लिए गए जो श्रमिक होते हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा होती है। श्रम बल का अनौपचारिकरण। श्रम बल का अनौपचारिकरण से तात्पर्य ऐसा है कि श्रम बल में जब ये होता है कि जब लोग अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक औपचारिक क्षेत्र के स्थान पर अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर को अधिक पाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब ऐसा होता है कि अगर आप अर्थव्यवस्था में जो औपचारिक क्षेत्र हो गए, जो गवर्नमेंट सेक्टर हो गए, या फिर जिन पे आपका कोई भी कागजी कार्यवाही द्वारा ही आप किसी तरह के रोजगार पाते हैं, उनको हटाकर आप अनौपचारिक क्षेत्र में, मतलब कि उसमें किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं, जब काम करना हो तो करिए, नहीं करना करिए, तो उनको पाने के रोजगार पाने की जो अब प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उसे श्रम बल का अनौपचारिकरण कहते हैं। और ये अपना एक टॉपिक अब नया चालू होने वाला है जिसपे मेजर टॉपिक है इस सब्जेक्ट का,
आई मीन से इस चैप्टर का। तो बेरोजगारी, बेरोजगारी से क्या होती है? बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें योग्य एवं इच्छित व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता है। इसका तात्पर्य ऐसा है कि अगर आप काम करना चाहते हैं, आप योग्य भी हैं और आपके पास उस कार्य करने की क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन उसके बाद भी आपको वो कार्य करने के लिए, आपको उस तरह का कार्य करने के लिए मजदूरी, आई मीन से दैट कार्य नहीं मिल रहा है, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ मैंने उसका पूरा शॉर्ट टर्म में पूरा रखा है कि बेरोजगारी के प्रकार क्या है। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने इसको पूरा शॉर्ट टर्म में रखा है कि ताकि ज़्यादा वर्डन ना हो और आपको, आपके लिए ये वीडियो लंबा भी ना हो। तो जैसे बेरोजगारी के प्रकार में पहला प्रकार जो होता है ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी में भी दो प्रकार होते हैं, पहला होते हैं मौसमी बेरोजगारी और दूसरा होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जो मौसम के आधार पर उत्पन्न होती है, इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो किसी विशेष मौसम में चलते हैं और उस विशेष मौसम में उस कार्य से जुड़े लोगों को रोजगार मिल जाता है। जैसे कि गर्मियों के मौसम में कूलर, पंखे इत्यादि से जुड़ा कार्य चलता है, जबकि सर्दियों में यह कार्य समाप्त हो जाता है। इस कारण इस क्षेत्र के लोग गर्मियों में तो काम मिल जाता है, लेकिन वे सर्दियों में बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार मौसम के बदलाव के चलते जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी मूल रूप से कृषि, सब्जी या फलों से संबंधित व्यापार में आती है, क्योंकि एक सब्जी, फल और फसलों को उगाने के लिए एक विशेष मौसम होता है, जिस कारण वे उसी मौसम में उगाई जा सकती हैं। यदि मौजूदा मौसम उन फलों, सब्जियों या फसलों के अनुरूप नहीं है तो उस क्षेत्र के लोग, जुड़े लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार के बेरोजगार को मौसमी बेरोजगार कहा जाता है और इस तरह मौसम के बदलाव के चलते उत्पन्न हुई बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। और दूसरा अपना यह हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य ऐसा है किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद जब उसे कार्य नहीं मिलता तो उस अवस्था में बेरोजगार हो जाता है। तो इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी कहती है कि यह एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दे दिया जाता है। यह मुख्यतः भारत में कृषि क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में पाया जाता है। और दूसरा अपना ये क्या हो जाता है? शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी में जो पहले इसके दो प्रकार होते हैं, उसमें पहला है औद्योगिक बेरोजगारी, औद्योगिक, और दूसरा है शैक्षिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसा है कि यह बेरोजगारी सफलता का परिणाम होती है। जैसे कि आप जानते हैं बहुधा पूंजी की कमी को प्रबंध करने के लिए उसमें तीव्र प्रतियोगिता के कारण कभी कभी उत्पादन बंद हो जाता है तथा उद्योगों में लगे हजारों कार्मिक बेरोजगार हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की हड़ताल के कारण अथवा फैक्ट्रियों में तालाबंदी हो जाने से भी इस तरह की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। और दूसरा जो अपना है शैक्षिक बेरोजगारी। शैक्षिक बेरोजगारी क्या होती है कि इसमें पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो शिक्षित भी हैं और उन पर एलिजिबिलिटी है, लेकिन उसके बाद उनको रोजगार की आवश्यकता होती है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता है। भारत में इसका प्रभाव बढ़ने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि जनसंख्या में विस्फोट, सरकारी नौकरी की तलाश, छोटी नौकरी न करने का बहाना, काम धंधा मतलब अपना स्वयं का कुछ रोजगार न करने के कारण, इस तरह बहुत से कारण हैं जो शिक्षित बेरोजगारी के कारण उत्पन्न होते हैं। और तीसरा अन्य प्रकार की बेरोजगारी। अन्य प्रकार की बेरोजगारी में जैसे आप देखेंगे पहला होती है संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी वैसी होती है कि उस समय होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है। इससे के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे अच्छे रोजगार की तलाश के लिए आप करते हैं, वर्तमान में रोजगार निकल जाने पर आप करते हैं, और अपनी इच्छा से वर्तमान रोजगार को छोड़ने पर दूसरे रोजगार को करने के कारण इसे संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसका अन्य प्रकार की बेरोजगारी में जो दूसरा प्रकार है इसका चक्री बेरोजगारी। चक्री बेरोजगारी क्या होती है कि ऐसी बेरोजगारी उत्पन्न ये तब होती है जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय ऊंच नीच आती है, मतलब उसकी वृद्धि में कभी गिरावट हो जाती है, कभी वो तेजी से बढ़ता है, तेजी हो जाती है, आर्थिक सुस्ती होती है, आर्थिक मंदी होती है तथा पुनरुत्थान जैसी चार अवस्थाएं या वक्र होती हैं। तो इसे पूंजीवादी अवस्था की ये मुख्य विशेषताएं होती हैं जो यह चक्रीय बेरोजगारी के बारे में बताता है। और उसके बाद है अपना ये एक तीसरा नंबर है जो ये संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसा होता है कि यह तब होती है जब नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली क्षमता और ज्ञान के बीच अंतर होता है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब अगर आप देखेंगे कि संरचना बेरोजगारी में क्या होता है, तो यह आमतौर पर क्या होता है, मंदिर गैर औद्योगिकीकरण जैसे परिवर्तनों के कारण होता है। इसलिए अलग अलग कौशल मार्गों के कारण व्यक्ति अर्थव्यवस्था में काम नहीं कर पाता है। जब व्यक्ति अर्थव्यवस्था में काम नहीं कर पाएगा तो संरचनात्मक बेरोजगारी बढ़ेगी, और इसके कारण क्या होता है कि भौगोलिक एवं व्यापक आर्थिक परिवर्तन और वेतन संबंधी परिवर्तन होते हैं, जो ये आपका संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में बताता है।
और यह संरचनात्मक बेरोजगारी का इलाज क्या होता है? कुशल कार्यबल प्रशिक्षण करना और भौगोलिक बाधाओं को तोड़ना। संरचनात्मक बेरोजगारी के नुकसान अक्षमता, समर्थन, लागत और अपराध की असहिष्णुता को दूर करने से भी संरचनात्मक बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। ये अन्य प्रकार की बेरोजगारी में जो इसका तीसरा वर्णन दिया है, खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी क्या होती है? खुली बेरोजगारी वह परिस्थिति है जिसमें किसी देश में श्रम बल या तो अधिक होता है किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है। वहां सारी श्रमशक्ति को नहीं खपा पाता, अर्थात श्रमिक काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। यह बेरोजगारी भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। तो खुली बेरोजगारी ये होती है ना। तो इसके साथ ही हम ये बेरोजगारी के प्रकार खत्म होते हैं और ये जो नया टॉपिक चालू होता है इसका है बेरोजगारी के कारण। मतलब ऐसे क्या कारण है जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग किन कारणों से मतलब इस तरह के मतलब काम करना चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं पा रहे हैं, तो उसके क्या कारण हैं? तो इसमें से जो आपका जो पहला कारण दिया हुआ है, धीमी आर्थिक विकास। धीमा आर्थिक विकास से तात्पर्य ऐसा होता है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण जो होता है वो धीमे वृद्धि की धीमी गति है। रोजगार का आकार बेरोजगारी बहुत सीमा तक होती है। विकास के स्तर को मंजूरी दी जाती है। कार्यक्रम काल के दौरान हमारे देश में बहुत से क्षेत्र में विकास किया लेकिन वृद्धि की दर लक्ष्य की दर की तुलना में बहुत नीचे है। स्पष्ट है कि जैसे बी हजारिया के कृष्णमूर्ति ने विकास की पदवी में स्थित वृद्धि और रोजगार के बीच में संघर्ष का सही दावा किया था, जो बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो इस तरह धीमा विकास, आर्थिक विकास भी ये बेरोजगारी का मुख्यतः कारण हो सकता है। अब बेरोजगारी के मुख्य कारण में दूसरे में आता है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत वर्ष 1951 में जो नामांकित जनसंख्या का वृद्धि का अनुभव हो रहा था, उस टाइम वास्तव में जनसंख्या में 2.5% की वृद्धि हुई। इसलिए रोजगार की स्थिति में दो प्रकार से विपरीत रूप से प्रभावित हुई थी। पहला तो संसद की संख्या का प्रावधान और दूसरा औद्योगिक निर्माण में उद्यमियों का कम होना। अनुमान लगाया जाता है जैसे कि 7वीं योजना में श्रम शक्ति में 390 लाख लोग शामिल हुए थे। इस तथ्य के आधार पर इस देश में जनसंख्या की वृद्धि रोजगार के अवसरों में वृद्धि से अधिक है। दूसरे प्रकरण में जैसे कि बता सके कि वर्तमान साधन बचत और निवेश के लिए अपवर्तन का सामना नहीं किया जा सकता, जो वास्तव में संपत्ति निर्माण में दोष लगाया जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण भी जो बेरोजगारी का एक कारण हो सकता है। और ये तीसरा क्या है? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली अथवा त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली। तो इसमें क्या होता है, हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है वर्तमान में इंटर पीढ़ी इंटर काल के लिए कार्य में लगी हुई है। यह वही प्राचीन प्रणाली जिसकी शुरुआत मैकाले के टाइम पे हुई थी। यह केवल शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करता है तथा सैद्धांतिक विषय पर वस्तुन उपयोगी है। वास्तव में स्टार्टअप की सिस्टम की अर्थव्यवस्था को मानव सत्य की मांग के अनुरूप बनाने के लिए इसमें कोई मतलब इनोवेशन के रूप में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। वही जो पुराना ढांचा चला रहा है उसी के हिसाब से शिक्षा दी जाती है, जो एक तरह से लोगों को सिर्फ शिक्षित कर रही है, लेकिन उसको उस तरह शिक्षित नहीं कर रही कि वह रोजगार पा सके, अपना स्टार्टअप कर सके, अपना उद्योग स्थापित कर सके। तो भारतीय शिक्षा केवल सरकार और निजी कंपनियों के लिए कार्यकर्ता और छोटे दर्जों के लिए ही कार्यकर्ता तैयार करती है। मतलब वो किसी प्रकार के औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं, बिजनेसमैन हो गए उन और एंटरप्रेन्योर हो गए, उनको तैयार करने के लिए शिक्षा प्रणाली उतनी सही नहीं है। और चौथा जो हो गया अल्प विकसित कृषि क्षेत्र। अल्प विकसित कृषि क्षेत्र से जैसे क्या होता है कि भारत में जो है अल्प विकास और बेरोजगारी का गंभीर स्वरूप पिछड़ा हुआ कृषि का कारण है। श्रमिकों की प्रकृति भी पिछड़ी हुई है। कृषि की विधियां आप जैसे कृषि की जो विधियां अपनाई जाती है खेती करने के लिए, ये जो तकनीकें हैं, ये जो संगठनात्मक पुरातात्विक है और जो पुराने हो गए हैं, फलतः कृषि की श्रमिक प्रति श्रमिक या श्रम की प्रति इकाई के पीछे कम है। जनसंख्या का करीब 70% भाग स्पष्ट या ज्ञात रूप से कृषि पर असंतुलित है। भूमि के आकार खर्चीले हैं। भूमि आधार चकबंदी, भूमि धारिता की सीमा और काश्तकारी सुधार जैसे संस्थागत सुधार, राजनीतिक एवं संस्थागत सुधार और किसानों के असहयोगी व्यवहार के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तरह कृषि में अल्पावधि का रोजगार होना भी स्वाभाविक है, जो बेरोजगारी का एक तरह से कारण भी हो सकता है। और अपना क्या होता है कि धीमा औद्योगिक क्षेत्र हो गया है ना, और लघु एवं कुटीर उद्योगों का अभाव हो गया। जैसे लघु एवं कुटीर उद्योग जैसे परंपरावादी हस्तकला का अतीत बहुत ही आकर्षक था। पहले ऐसा था कि लोग हस्तकला से कुटीर उद्योग द्वारा मतलब ग्रामीण उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपने कौशल से अपना रोजगार चलाते थे। लेकिन यह ग्रामीण शिल्पकारों, दस्तकारों, कृषि कलाकारों के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए रोजगार का मुख्य साधन तो था, पर दुर्भाग्य से अधिकांश हस्तकलाएं समाप्त हो गई या क्षीण हो गई। जैसे आपने देखा होगा अपने वैश्विक काल के दौरान विभिन्न प्रकार के मशीनों के आविष्कार हो जाने के कारण जो नक्कीसेदार जो दरिये बनाई जाती थी और मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए।
और ये क्या, इसका क्या कारण था? जो एक विदेशी राजनेताओं की हितकारी नीति थी। और दूसरा उदाहरण, मशीन द्वारा निर्मित प्रस्तुति सीक्वल प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप इन रोजगारों का रोजगार समाप्त हो गया। और दूसरा क्या है आपका? ये दोषपूर्ण रोजगार नियोजन और धीमा पूंजी निर्माण दर। तो दोषपूर्ण जो रोजगार निर्माण है, रोजगार नियोजन है, उसका दर्शन है कि रोजगार के अधिक अवसरों की उत्पत्ति में एक अन्य सहायक यह है कि देश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार के उपयुक्त साधन नहीं है ना। अल्प विकसित देशों में टुकड़े, हमारे देश में टुकड़े, दो टुकड़े और अन्य सुयोग्य भाषा के पास टुकड़े के साधन नहीं है। वह सब वेतन नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन जहां तक औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण वह नौकरी की तलाश नहीं पूरी हो पाती। इसलिए दोषपूर्ण रोजगार नियोजन और धीमी पूंजी निर्माण दर बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण कारण भी है ना। और इसका बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जो अपन जैसे कार्य किए जाते हैं वो किस तरह के कार्य होते हैं, जैसे इसमें देखेंगे कि आपका बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपाय में सबसे पहला है जीडीपी में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। अब सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तभी होती है जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उसका सामंजस्य स्थापित कर ले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा करें। आपने देश के मतलब जैसे प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया कार्यक्रम मेक इन इंडिया, जो अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करे और इनका जितना हो सके उनका एक्सपोर्ट करे, तो ये जीडीपी बढ़ाने में सहायक होता है ना। फिर दूसरा क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, है ना। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण से तात्पर्य है कि जैसे आप समझ सकते हैं कि भारत में जनसंख्या अत्यधिक गति से बढ़ रही है। इस वृद्धि को रोके बिना बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना संभव नहीं है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के सभी प्रयास वैकल्पिक होंगे, क्योंकि जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है। इसलिए परिमार्जन के कार्यक्रम को विशेषतः ग्रामीण एवं पिछड़ा क्षेत्र में सफल बनाने के लिए विशेष प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, जैसे मास मीडिया द्वारा, कम्युनिकेशन द्वारा और रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर द्वारा लोगों को शिक्षित करना, है ना। और परिवार नियोजन के कार्यक्रम को समझाना, इसके फायदे गिनाना। इस तरह से भी आप जनसंख्या नियंत्रण करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और लोगों की अत्यधिक रुचि और सहयोग के बिना ऐसा कार्यक्रम कोई नहीं उपलब्ध करा सकता या फिर किसी तरह से सफल नहीं हो सकता। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके बेरोजगारी समस्या को हल किया जा सकता है। और तीसरा क्या है? कृषि क्षेत्र का विकास। एग्रीकल्चर सेक्टर का आप जितना डेवलपमेंट करेंगे, देश में उतने खाद्यान्न की आपूर्ति होगी और सरप्लस में वो खाद्यान्न रहेगा। तो जब इससे क्या होगा कि जब कृषि क्षेत्र का विकास करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा उसमें, और रोजगार मिलेगा तो उसको लोगों की बेरोजगारी की समस्या हल होगी। जैसे आप जानते हैं कि भारत में कृषि बड़े पैमाने पर एक व्यवसाय ही नहीं, एक जीवन का आर्या भी है ना। यह एक इतनी दुखद कहानी, जैसे इसलिए आपको आर्थिक व्यवसाय बनाने के लिए इसमें सुधार करना पड़ेगा, पुनरुद्धार निर्माण की आवश्यकता है, कृषि से संबंधित स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मशीनरी की आवश्यकता है, सीचेल से सुधार किया जाए ताकि किसी कृषि सामानों की मर्जी पर न रहें। सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत ढांचों और कृषि संबंधों को मजबूती से जोड़ा जाना चाहिए। तो इस तरह अगर आप देखेंगे कि अगर आप कृषि क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो क्षेत्र के हिसाब से मशीनरी का विकास किया जाए, लोगों को टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वो उपलब्ध कराई जाए, जिससे कृषि का नया क्षेत्र विकसित हो, लोगों को नए तरह से खेती करने की आप जानकारी दें। सरकार द्वारा विभिन्न नियम चलाए जा रहे हैं इसमें, पर बात यह है कि लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि लोगों को शिक्षा का अभाव भी है जो कृषि क्षेत्र के विकास में बाधा पड़ता है। तो अगर आप इस तरह के कार्यक्रम चला के कृषि क्षेत्र में विकास कर सकते हैं तो लोगों को बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। और चौथा क्या होता है? लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। लघु एवं कुटीर उद्योग का मतलब छोटे उद्यमों को आप प्रोत्साहन दें, स्वरोजगार के अवसर को उपलब्ध कराएं, लघु उद्योगपतियों द्वारा इसकी प्राथमिकता दिलवाएं, उन्हें उदार ऋण, तकनीकी प्रशिक्षण, कच्चे माल और संरचनाओं की सुविधाएं और विलासिताएं उपलब्ध कराएं। जिससे क्या होता है कि गांवों में भी लोग रोजगार के क्षेत्र में लगते हैं, जिससे उनका प्रोडक्शन करते हैं। उस प्रोडक्शन को आप बड़े बड़े उद्योगों को भी खरीदने के लिए बात कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी। तो इस तरह से लघु कुटीर उद्योगों का विकास करके भी आप बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकते हैं। और इसमें जो आपका पांचवा दिया हुआ है आधारिक संरचना में सुधार, तो आधारिक संरचना में सुधार करके भी बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। विशेष रोजगार प्रोग्राम चलाकर भी किया जा सकता है, और तीव्र औद्योगिकीकरण द्वारा भी। तीव्र औद्योगिकीकरण से भी आप सॉरी मतलब बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकते हैं। इसका तात्पर्य ऐसे है कि बेरोजगारी समस्या के समाधान के लिए औद्योगिक उद्योगों को बढ़ावा देना,
इसका अर्थ यह है कि वर्तमान में वैशिष्ट का विस्तार और नए वैशिष्ट का विकास बहुत ही आवश्यक है। कुल उद्योग जैसे लोहा और औद्योगिक उद्योग, सुरक्षा, रसायन, विद्युत उत्पादन और परमाणु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना से है। इसके साथ ही त्रुटिपूर्ण एवं खर्चीली केंद्रीकरण की समस्याओं के लिए भी वैज्ञानिक आधार पर विवेकपूर्ण सहित पूर्व क्षेपित कर सकते हैं। और भारतीय संविधान के वस्तु शिल्प उद्योग इस दिशा में स्वायत्त योगदान दिया है, जिससे के कारण क्या होता है कि तीव्र औद्योगिकीकरण से नए नए उद्योग स्थापित होंगे। नए उद्योग स्थापित होने से जो बेरोजगारी की समस्या है उसको हल करके आप लोगों को रोजगार दे के भी बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकते हैं। तो इस तरह ये आप बेरोजगारी समस्या के उपाय हो गए। तो ये आपका टॉपिक आज खत्म होता है। तो जो गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए जो सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि पहला कार्यक्रम ये हो गया आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। मनरेगा के तहत ऐसा होता है कि लोगों को काम की गारंटी दी जाती है और अगर उनको काम नहीं मिलता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो मनरेगा जो होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जो सरकारी परियोजनाएं चलेंगी, जो सरकारी जो काम होंगे उनको ग्रामीण मतलब कार्यबल द्वारा काम कराया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा। और अगर उनको कोई काम नहीं दिया जाता है 90 दिन तक, तो उनको क्या बोलते हैं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और दूसरा हो गया ये कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहर में रोजगार के लिए क्या कैसे किया जाए उसके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। और तीसरा हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत भी शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसमें किया जाता है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण स्वरोजगार योजना में भी जो लोगों के लिए रोजगार के लिए। तो इस तरह ये गरीबी उन्मूलन के लिए और रोजगार दिलाने के लिए, बेरोजगारी उन्मूलन के लिए जो सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो ये आपका रहता है। तो इस तरह से तो फिर आज का ये टॉपिक खत्म होता है यहाँ। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और जो गलतियां हो गई हैं उनको आप बताएं, मतलब जो कमियां रह गई हैं कि कुछ और ऐड करना चाहिए था। और इसी तरह आप बने रहिए। तो मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। तो थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।